नमस्कार साथियों, आपने देखना शुरू कर दिया है विजन आरएस यूट्यूब चैनल में अजय प्रताप चौधरी। आज का वीडियो संबंधित है राजस्थान करंट अफेयर्स से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, मुख्यतः राजस्थान पुलिस व पटवार की परीक्षा हेतु काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम पिछले एक साल की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। साथ में ही रिवीजन क्लासेस और टेस्ट सीरीज का आयोजन भी जल्दी शुरू किया जाएगा विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है विजन आरएस यूट्यूब चैनल, तो जल्दी कीजिए विजन आरएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ ही राजस्थान करंट अफेयर्स के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के रूप में आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देश की 3 रिफाइनरियों को जोड़ने वाली 6 लेन ग्रीन हाईवे, अब ये जो 6 लेन ग्रीन हाईवे है इसका नाम क्या दिया? रिफाइनरी सेतु सड़क। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि देश की 3 जो रिफाइनरी है उनको जोड़ने वाली जो 6 लेन ग्रीन हाईवे है उसको नाम दिया गया रिफाइनरी सेतु सड़क। तो इस सड़क का निर्माण भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है, ये एक अपने पास जानकारी है। तो देखिए फ्रेंड्स, विकल्प हमारे पास में है पचपदरा क्षेत्र, बाप क्षेत्र, बड़ला क्षेत्र या छबड़ा क्षेत्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है पचपदरा क्षेत्र। बाड़मेर का पचपदरा क्षेत्र 6 लेन की जो ग्रीन हाईवे है जिसका नाम दिया गया रिफाइनरी सेतु सड़क, जो भारतमाला प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, उसमें राजस्थान के बाड़मेर का पचपदरा क्षेत्र शामिल है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो 6 लेन ग्रीन हाईवे है उसके बारे में। तो अब हम देखते हैं इस प्रश्न से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी। राजस्थान की उत्तर से पश्चिम सीमा से लगने वाले अमृतसर जामनगर 6 लेन ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवे का सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा है। अब ये सपना है क्या? ये ऐसा आर्थिक कॉरिडोर होगा जो देश की 3 रिफाइनरियों को सीधा जोड़ेगा। बठिंडा जो पंजाब में है, जामनगर जो गुजरात में है, और 4 साल बाद प्रदेश के बाड़मेर में तैयार होने वाली रिफाइनरी इसमें शामिल है। 13 से 16 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है और इस हाईवे का लाभ तीनों राज्य, इसमें राज्य कौन कौन से सम्मिलित है ये भी जानकारी रखने योग्य है। पंजाब का है बठिंडा, राजस्थान का पचपदरा क्षेत्र बाड़मेर और जामनगर गुजरात का क्षेत्र। ये तीनों रिफाइनरियों को जोड़ने वाला है रिफाइनरी सेतु सड़क अभियान, जो कि भारतमाला प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो देखिए इस एक प्रश्न में काफी प्रश्न है। एक तो ये 6 लेन ग्रीन हाईवे है, दूसरा इसको नाम दिया गया रिफाइनरी सेतु सड़क, तीसरा ये जो प्रोजेक्ट है ये किसके तहत सम्मिलित किया गया है? तो ये भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ये सम्मिलित किया गया। पचपदरा क्षेत्र है जो कि बाड़मेर से संबंधित है। साथ में 3 राज्य है। 3 राज्य कौन कौन से? क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। 3 राज्य है इसमें, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अब इनके भी पर्टिकुलर क्षेत्र है, अमृतसर बठिंडा पंजाब, जामनगर गुजरात, और जो राजस्थान का क्षेत्र है वो है पचपदरा क्षेत्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 6 लेन ग्रीन हाईवे का संबंध राजस्थान के बाड़मेर से संबंधित है। बाड़मेर का पर्टिकुलर अगर क्षेत्र की बात करें तो वो है पचपदरा क्षेत्र। अब हम देखते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म हमारे सामने आया है, भारतमाला प्रोजेक्ट। तो भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में अब हम देखते हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। इसके तहत नए राजमार्ग के अलावा, देखिएगा इस परियोजना की उद्देश्य क्या है, इसके तहत नए राजमार्ग के अलावा उन परियोजनाओं को भी पूरा किया जाएगा जो अभी तक अधूरे हैं। एक तो इसका ये उद्देश्य हो गया। इसमें सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संयोजकता वाले विकास परियोजनाओं को भी शामिल किया जाएगा, ये चीज भी ध्यान रखनी होगी। बंदरगांव, सड़क, राष्ट्रीय गलियारों को ज्यादा बेहतर बनाना और राष्ट्रीय गलियारों को विकसित करना इस परियोजना के उद्देश्यों में शामिल है। इसके अलावा पिछड़े इलाकों, धार्मिक स्थलों और पर्यटक जो स्थल होते हैं उनको राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाएगा। चार धाम में कौन कौन सम्मिलित है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के बीच में संयोजकता और अधिक बढ़ाई जाएगी। आपस में इनको जोड़ने का प्रयास भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। तो यह हमें ध्यान रखने योग्य बात है। आप देख सकते हो मैप के माध्यम से जो क्षेत्र है इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार से ये रोड विकसित की जाएगी। साइड में आपको एक मैप दे रखा है जिसमें आप देख सकते हो कि ये एक भारतमाला परियोजना का एक फोटो लिया गया है, यहाँ पे दिखाया गया आपको। ये परियोजना गुजरात और राजस्थान से शुरू होकर, देखिएगा ये भी ध्यान रखने योग्य बात है, ये परियोजना गुजरात और राजस्थान से शुरू होकर पंजाब की ओर चलेगी और फिर पूरे हिमालय राज्य में कौन कौन से राज्य सम्मिलित किए गए यहाँ पे? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये जो क्षेत्र है
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इस क्षेत्र को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो पूरे हिमालयी जो राज्य हैं, उसके अलावा तराई इलाकों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, ये देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार की सीमाओं को कवर करने के बाद में पश्चिमी बंगाल, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और ये मिजोरम, यहाँ पे आके ये जो भारतमाला परियोजना के तहत जो रोड निर्माण का कार्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये म्यांमार जो यहाँ पे कंट्री है, म्यांमार के पास में लगता क्षेत्र है मिजोरम। तो ये देखिए, ये जो भारतमाला परियोजना है ये राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र से शुरू हुई और म्यांमार के बॉर्डर पे आके मिजोरम के पास ये खत्म हुई। इसमें 4 धाम जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, उसके बारे में भी देखा हमने। इस योजना के बहुउद्देशीय मतलब निकलते हैं, जिसमें क्या क्या था हमारे सामने, अब हम देखते हैं। बंदरगाहों और राष्ट्रीय गलियारे, नेशनल कॉरिडोर जिन्हें बोलते हैं, एक तो उनको और ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा इसके तहत। धार्मिक स्थानों, पर्यटन स्थलों और जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनने आने वाले 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, इनको भी इससे जोड़ा जाएगा। इनके यहाँ पे आने जाने का जो आवागमन है उसको और अधिक बेहतर किया जाएगा। साथ ही भारतमाला प्रोजेक्ट है, जो भारतमाला परियोजना है, उसके तहत एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने निकल के आया है। आदिवासी और जो पिछड़े क्षेत्र है, जो दूर दराज के क्षेत्र है, रिमोट एरियाज हैं और ग्रामीण जो इलाके हैं, वहां पे जो ट्रांसपोर्ट की, जो रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इस क्षेत्र पे बहुत अधिक ध्यान दिया जाएगा। इनको रोड की कनेक्टिविटी यहाँ पे बढ़ाई जाएगी, उनको मेन स्ट्रीम से, मुख्य धारा से उनको जोड़ा जाएगा। क्षेत्र कौन कौन से? आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र, दूर दराज के क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, इन पे विशेष जोर दिया जाएगा भारतमाला परियोजना के तहत। अब हम देखते हैं इस परियोजना के बारे में। तो भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत नई सड़क की कुल लंबाई 24,800 किलोमीटर होगी। राजमार्ग क्षेत्र में 30 किलोमीटर प्रतिदिन का निर्माण कार्य चल रहा है, अर्थात डेली 30 किलोमीटर जो रोड है वो बनाई जाएगी। अतः पहला चरण है भारतमाला प्रोजेक्ट का, उसको कंप्लीट होने में 2022 तक का समय लग जाएगा। तो हमने भारतमाला प्रोजेक्ट के सारे एस्पेक्ट है, सारे पहलू है, उनके ऊपर चर्चा की कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है, क्या क्या इसके क्षेत्र में आएगा, कौन कौन से क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा, ये सब हमने चर्चा की है। तो देखिएगा, इसको नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, इसीलिए हमने इसको चूज किया है। इसके बारे में जितनी भी जानकारी है, इसके पहले हमने देखा था। देखिए, इस परियोजना में आने वाले 3 महत्वपूर्ण राज्य, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इन तीनों के महत्वपूर्ण संबंधित क्षेत्र, उनके बारे में हमने चर्चा की। ग्रीन जो हाईवे है, जो 6 लेन हाईवे है, उसको रिफाइनरी सेतु सड़क का नाम दिया, उसके बारे में देखा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये राजस्थान के संदर्भ में, जो आने वाली परीक्षा है, राजस्थान पुलिस पटवार, एलडीसी की जो एग्जाम्स है, जिनमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उनके हिसाब से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश की किस प्रशासनिक अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय लाइजनिंग अधिकारी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया? विकल्प हमारे सामने है, मुकेश भास्कर, विष्णुदत्त शर्मा, रुकमैया मीणा, भूपेंद्र यादव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है रुकमैया मीणा को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय लाइजनिंग अधिकारी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया। अब ये निर्णय लिया क्यों, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ननेवा उपखंड अधिकारी रुकमैया मीणा को संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह पुरस्कार देने का निर्णय लिया। अब ये पुरस्कार दिया इसलिए गया कि ये पुरस्कार उन्हें कोविड-19, जो कोरोना वायरस चल रहा है अभी, इस दौर में बचाव, लॉकडाउन में जरूरतमंदों के लिए लगातार भोजन, मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था करने और प्रवासी मजदूरों को उनके गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शांति पुरस्कार रुकमैया मीणा, जो कि ननेवा उपखंड अधिकारी, उनको देने का निर्णय लिया। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनकी अधिकृत संस्था जो ये पुरस्कार देगी, उस संस्था का नाम है विश्व शांति एसोसिएशन में उनका नाम भेजा, जहां से उन्हें ये पुरस्कार मिलेगा। तो राजस्थान के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि लॉकडाउन जैसे इस दौर में एक उपखंड अधिकारी जिनका नाम है रुकमैया मीणा, उनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। आप देख सकते हैं फोटो में श्रीमान रुकमैया मीणा को। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुरस्कार दिया इसलिए गया कि कोरोना वायरस के इस दौर में उन्होंने जरूरतमंदों के लिए, जो कि आप देख रहे हो काफी सारे लोग जो आगे आ रहे हैं, उनको सरकार पुरस्कृत भी कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कार मिलना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए भोजन, मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था, प्रवासी मजदूरों को अपने गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने के लिए श्रीमान रुकमैया मीणा को यह पुरस्कार
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिया गया। पुरस्कार का नाम आप ध्यान रखिएगा, विश्व शांति पुरस्कार, जो कि एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत संस्था है, उसका नाम है विश्व शांति एसोसिएशन, ये पुरस्कार इन्हें देगी। प्रश्न संख्या 3, लोकसभा अध्यक्ष। पहले तो यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष है श्रीमान ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा शुरू किए गए सुपोषित मां अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही का प्रश्न है पिछले सप्ताह का ही। सुपोषित मां अभियान का संबंध किन क्षेत्रों से है? विकल्प आपके सामने है, कोटा बूंदी क्षेत्र, कोटा बारा क्षेत्र, बारा झालावाड़ क्षेत्र और बारा बूंदी क्षेत्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कोटा बूंदी क्षेत्र। जिस विधानसभा क्षेत्र से ओम बिरला निर्वाचित होकर भारत की संसद में गए, लोकसभा में गए, वहां पे उन्हें भारत का लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया। उस क्षेत्र में उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया। उस कार्यक्रम का नाम क्या है? सुपोषित मां अभियान कार्यक्रम। ये कार्यक्रम शुरू उन्होंने किया। हम देखते हैं ये कार्यक्रम है क्या, इस कार्यक्रम के तहत कौन कौन से पहलू सामने आते हैं। राजस्थान के कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में जन सहभागिता से कुपोषण मिटाने के लिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म सामने यह आया कि कुपोषण को मिटाया जाएगा जन सहभागिता से। तो जन सहभागिता से कुपोषण को मिटाने के लिए और भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सुपोषित मां अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने कोटा बूंदी क्षेत्र में सुपोषित मां अभियान की शुरुआत की। अब देखिए इस अभियान में है क्या। तो इस अभियान के प्रथम चरण में 1000 गर्भवती महिलाओं को 17 किलो संतुलित आहार, देखिए संतुलित आहार का मतलब ये होता है ऐसा खाना जिसके खाने से शरीर की सारी आवश्यकताएं, जो कि एक महिला को जितनी भी तत्वों की आवश्यकता होती है वो खाने के तहत उनको मिल जाए। तो 1000 गर्भवती महिलाओं को 17 किलोग्राम संतुलित आहार 1000 किट प्रदान किए जाएंगे। एक किट प्रदान किया जाएगा 1000 महिलाओं को। उस किट में क्या होगा? 17 किलोग्राम संतुलित आहार होगा। इससे 25 महिलाओं को प्रतीकात्मक रूप से दिया गया जिस दिन ये योजना लॉन्च की गई थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो सुपोषित मां अभियान है, क्वेश्चन देखो दोस्तों कई प्रकार से बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि सुपोषित मां अभियान का जो उद्घाटन है, जो शुरुआत है वो किसने की? तो देखो इसका आंसर होता है ओम बिरला ने की। सुपोषित मां अभियान किस क्षेत्र से संबंधित? राजस्थान के। तो ये राजस्थान के ओम बिरला के संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी से संबंधित है। इसमें महिलाओं को कितने किलोग्राम संतुलित आहार देने के लिए प्लान बनाया? तो 17 किलो संतुलित आहार महिलाओं को दिया जाएगा। साथ ही यह भी पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य यह है कि जन सहभागिता से कुपोषण को न केवल राजस्थान से बल्कि भारत से भी इसको मिटाने का लक्ष्य रखा गया। ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष है, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी, इनका जिक्र हुआ था। 25 महिलाओं को इस दिन प्रतीकात्मक रूप से ये दिया गया था। समारोह में संबोधित करते हुए श्रीमान ओम बिरला ने कहा कि सुपोषित मां अभियान हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वास्थ्य को और अधिक सुरक्षित करने का अभियान है। तो ध्यान रखना, काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे, तो पूरा क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो, समझिए। साथ में इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा विजन आरएस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से न केवल आपको करंट अफेयर्स बल्कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले, जो कि आपकी परीक्षा पद्धति के अनुरूप, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको वीडियोस इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो साथियों बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो कि है अजमेर में स्थित, का नया अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? विकल्प आपके सामने है। जब तक मैं विकल्प पढ़ता हूं आप इसमें सही उत्तर का चयन कीजिए। डॉक्टर देवीलाल धाकड़, डॉक्टर धर्मपाल जारोली, डॉक्टर जगदीश विजय और डॉक्टर मनोहर शर्मा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर धर्मपाल जालोरी को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, और सबसे जरूरी बात यह कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो देखिए इस बोर्ड के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अर्थात सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन राजस्थान में स्कूल स्तर की शिक्षा के लिए एक ही बोर्ड है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सरकार का एक सरकारी उपकरण है जिसका उद्देश्य क्या है? बोर्ड राजस्थान राज्य में माध्यमिक शिक्षा के संवर्धन और विकास के लिए उत्तरदायी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पिछली बार पूछा गया था 2016 की एलडीसी परीक्षा में कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये हमें ध्यान रखना है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 1957 को। और जैसा मैंने पहले बताया, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय है वो कहाँ पे?
राजस्थान अजमेर में, और श्री धर्मपाल जालोरी को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 5, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की किस नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने की मांग केंद्र सरकार से की है? काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सारे, जो इस प्रश्न के जो सारे ऑप्शन है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, उनको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हमें देखना है इस प्रश्न से संबंधित जो सही उत्तर है उसका चयन हमें करना है। तो विकल्प हमारे सामने है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, चंबल नहर परियोजना और माही नहर परियोजना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राजस्थान की पूर्वी नहर परियोजना को केंद्रीय या राष्ट्रीय घोषित किया जाए, राष्ट्रीय नहर परियोजना घोषित किया जाए। अब इस योजना के बारे में हम देखते हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो कि एक महत्वपूर्ण सिंचाई व पेयजल परियोजना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है जिसकी मांग कर रहे हैं कि इसको केंद्रीय नहर परियोजना बनाई जाए, केंद्र सरकार से मांग करे राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो ये जो परियोजना है ये सिंचाई और पेयजल, अर्थात ये सिंचाई के काम भी आती है परियोजना, इस नहर का पानी सिंचाई के काम भी आता है और पेयजल यानी कि पीने के काम भी आता है। तो ये चीज ध्यान रखनी होगी कि ये दो प्रकार से इंपॉर्टेंट है, सिंचाई परियोजना भी है, पेयजल परियोजना भी है। प्रश्न बन सकता है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का संबंध सिंचाई परियोजना से है, पेयजल परियोजना से है या दोनों से है? तो इसमें सही आंसर होगा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का संबंध दोनों से है, सिंचाई व पेयजल से। तो देखिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो कि एक महत्वपूर्ण सिंचाई व पेयजल परियोजना है, इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री को पत्र लिखकर बताया कि यह नहर परियोजना पूर्वी भाग के किसानों के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए। यहाँ पे जानना बहुत आवश्यक है कि इस नहर परियोजना के तहत राजस्थान के कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस योजना के तहत सर्वप्रथम तो ये जानना जरूरी है कितने जिले लाभान्वित होते हैं। संख्या याद रखनी है, 13 जिले, राजस्थान के 13 जिले पूर्वी नहर परियोजना के तहत लाभान्वित होते हैं। अब देखना वो जिले कौन कौन से हैं। झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि कितने जिले सम्मिलित है, तो वो है 13। एग्जाम में प्रश्न इस हिसाब से बन सकता है, आप देख सकते हो मैप में, एक बार आप देख सकते हो ये है राजस्थान की पूर्वी नहर परियोजना से संबंधित जो जिले आपको जो येलो कलर में दिख रहे हैं वो। तो देखो मैं आपसे ये बता रहा था कि इस प्रश्न के संदर्भ में काफी और प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि ये संबंधित कौन सी नहर है जिसकी मांग की थी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए। तो उसका जो उत्तर हमने बताया कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। दूसरी चीज, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संदर्भ में कितने जिले हैं जो लाभान्वित होते हैं, उनको सिंचाई और पेयजल के लिए पानी मिलता है, तो उनका उसका उत्तर हो गया हमारे पास 13। कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं, यह भी प्रश्न बन सकता है। आपको 4 जिले दे दिए जाएंगे, 5 जिले दे दिए जाएंगे और पूछा पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ग्रुप है जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंदर सम्मिलित है या नहीं है, जिलों का ग्रुप आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चनों को तैयार करना है, हर तरीके से क्वेश्चन को तैयार करना है, एक भी वो तरीका नहीं छूटना चाहिए जो हमें मौका दे कि हम क्वेश्चन को एग्जाम में गलत करके आए। तो इस तरीके से आप तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ में आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। जल्दी हम राजस्थान पुलिस और पटवारी को मद्देनजर रखते हुए एक टेस्ट सीरीज का आयोजन भी करेंगे जो आपके लिए काफी लाभप्रद रहेगा। प्रश्न संख्या 6 कि राजस्थान की कौन सी नदी को केंद्र सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत तीसरे चरण में शामिल किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तो ये नदी कौन सी है ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत आउटलुक देखेंगे। तो विकल्प आपके सामने है साबरमती नदी जिसका संबंध राजस्थान से नहीं है, आप देखते ही इसको समझ जाना कि इस नदी का संबंध राजस्थान से एक प्रकार से नहीं है। बची 3 नदी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी, लूणी नदी, चंबल नदी और माही नदी। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान की कौन सी नदी को तीसरे चरण में शामिल किया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है चंबल नदी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के तीसरे चरण में शामिल किया जाएगा। ये देख सकते हो आप यहाँ पे चंबल नदी। साथ ही आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चंबल नदी और राजस्थान के अपवा तंत्र से संबंधित वीडियो पहले ही यूट्यूब पे विजन आरएस यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। न केवल चंबल नदी बल्कि राजस्थान का अपवा तंत्र मैप के माध्यम से बहुत अच्छे से आपको बताया गया है। तो आप राजस्थान का जो ज्योग्राफी में जो अपवा तंत्र है
इससे संबंधित वीडियोस के लिए विजन आरएस यूट्यूब चैनल की ज्योग्राफी क्लासेस में जाइए, वहां पे आपको राजस्थान के अपवाद तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस मिल जाएंगे। हम देखते हैं करंट के संदर्भ में, तो चंबल नदी को शामिल किया गया है। अब देखिए इसके बारे में, केंद्र सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों को साफ करने के लिए शामिल किया है। चंबल की सहायक नदियों को दोनों तरफ जो है पौधारोपण किया जाएगा, वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य के कुल 625 वर्ग किलोमीटर में से 284 वर्ग किलोमीटर लंबा क्षेत्र नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत शामिल होगा, उसकी सफाई होगी। दो तीन चीज इंपॉर्टेंट सामने आई है। पहली चीज तो यह है कि इसके तहत दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाएगा। दूसरी चीज यह है कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य के कुल 625 वर्ग किलोमीटर में से 284 वर्ग किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत उसको शामिल किया जाएगा, उसको उसकी साफ सफाई की जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, उसके बारे में आउटलुक की कि क्या ये प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है कि नमामि गंगे की शुरुआत कब हुई थी। तो जून 2014 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। ये प्रोजेक्ट है क्या, इसके बारे में जानकारी ये है कि वर्तमान केंद्र सरकार ने नमामि गंगे योजना को गंगा की सफाई के लिए सबसे उपयुक्त योजना बताई और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट तय कर दिया आने वाले 5 सालों के लिए। लेकिन ये बहुत ही बड़ी परियोजना थी, काम समय पर नहीं होने की वजह से इसको आगे और बढ़ा दिया गया। तो ये हमने पूरा देखा कि राजस्थान की चंबल नदी को इसके तीसरे चरण में, हालांकि ये जो काम है जो 2014 में शुरू हुआ, चरणबद्ध तरीके से इसे किया जा रहा है। तो राजस्थान के तीसरे चरण में चंबल नदी को इसमें सम्मिलित किया गया। प्रश्न संख्या 7, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुस्तक मिस्ट्री ऑफ कोरोना का विमोचन किया। इस जो पुस्तक है मिस्ट्री ऑफ कोरोना, इसके लेखक कौन है? तो विकल्प आपके सामने है, नंदिनी सिंह, डॉक्टर अजय यादव, नीलम जाटव और दलबीर भंडारी। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है डॉक्टर अजय यादव। कोरोना से संबंधित एक पुस्तक है, उसका नाम है मिस्ट्री ऑफ कोरोना का विमोचन इन्होंने किया, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इस पुस्तक के बारे में जानकारी यह है कि होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अजय यादव द्वारा लिखित यह पुस्तक मिस्ट्री ऑफ इंडिया का विमोचन अशोक गहलोत जी ने किया, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया, ये बताया आपको हमने। मुख्यमंत्री को डॉक्टर अजय यादव ने बताया कि 44 कोरोना जो संक्रमित मरीज थे उनका होम्योपैथिक माध्यम से कैसे इलाज किया, इसके बारे में इस पुस्तक में जो डॉक्टर अजय यादव उन्होंने बताया। इस पुस्तक में इन मरीजों के इलाज के दौरान आए अनुभव और चुनौतियां और कोरोना वायरस के पर किए गए शोध के बारे में जानकारी प्रस्तुत की है। पुस्तक का नाम है, ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली आजकल पूछा जा रहा है बुक के राइटर से संबंधित, बुक का नाम है मिस्ट्री ऑफ कोरोना, लेखक हैं डॉक्टर अजय यादव। इस पुस्तक का विमोचन किया राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत ने। और इस पुस्तक में है क्या, 44 कोरोना संक्रमित जो व्यक्ति थे उनका होम्योपैथी के माध्यम से इलाज किया गया। इस पुस्तक में इन मरीजों के इलाज के दौरान आए गए अनुभव, चुनौतियां और कोरोना वायरस पर किए गए शोध के बारे में जानकारी डॉक्टर अजय यादव ने इस बुक में सम्मिलित की है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 8, राजस्थान सरकार के बजट 2020-21 में कृषि विभाग के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? ध्यान रखना, कौन से विभाग के लिए? कृषि विभाग के लिए, जो कि कहीं ना कहीं वर्तमान में काफी ज्यादा चर्चाओं में है, तो इसके बारे में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 3,420.60 करोड़, जो कि राजस्थान सरकार ने अपने बजट 2020-21 में किसके लिए? कृषि विभाग के लिए प्रस्तावित किया गया था। अब इस बजट में है क्या, थोड़ा बहुत इसके बारे में देखते हैं। बजट का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, एग्जाम आने के पहले इसका एक वीडियो आप तक जरूर पहुंचा दिया जाएगा। तो बजट 2020-21 के दौरान सदन में बताया गया कि किसानों के खेत के पास कृषि उपज विपणन की सुविधा विकसित की जाएगी, ताकि वो खेत में जब भी उनको अपनी खेती जो फसल है वो बेचनी होगी तो विपणन जो सुविधा उपलब्ध होगी तो वहीं पे ही उनको बेच दिया जाएगा। तो एक तो ये सुविधा। किसानी के क्षेत्र में सोलर एनर्जी की संभावना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 25,000 नए सोलर पंप लगाए जाएंगे। बजट 2020-21 को आप इसमें ध्यान में रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि सोलर एनर्जी की संभावनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कितने हजार नए सोलर पंप लगाने का जिक्र किया है? तो प्रश्न इसका उत्तर होगा आपका 25,000 नए सोलर पंप लगाने का जिक्र किया है बजट 2020-21 में।
इसके अलावा 2 लाख टन यूरिया और डीएपी की अग्रिम भंडारण की व्यवस्था भी इसके तहत की जाएगी। बजट पेश करने के वक्त मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत हद तक केंद्रीय नीतियों पर निर्भर है। इस दौरान उन्होंने ये बजट की घोषणाएं भी की। बजट कितना था कृषि के लिए 2020-21 में? 3,420.67 करोड़, जो कि आपको याद रखना है। साथ में 25,000 नए सोलर जो पंप है वो। दूसरी चीज है कि 2 लाख टन यूरिया और डीएपी, ये है इनके अग्रिम भंडारण की व्यवस्था भी इस बजट में, बजट 2020-21 में की जाएगी। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली जिनका नाम है निशा कंवर का संबंध किस खेल से है? खेल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो देखिएगा, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली निशा कंवर का संबंध निशानेबाजी से है। ध्यान रखना, निशा कंवर का संबंध निशानेबाजी से है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है निशानेबाजी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सामाजिक क्वेश्चन है, जो कि न केवल परीक्षा के माध्यम से बल्कि एक सामाजिक जागरूकता के लिए भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, आधा गिलास पानी अभियान का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ये आपको बताना होगा। विकल्प आपके सामने है, बीकानेर, भीलवाड़ा, जोधपुर और जयपुर। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है भीलवाड़ा के कलेक्टर, भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर जिनका नाम है राजेंद्र भट्ट ने ये कार्यक्रम, ये अभियान चलाया। अभियान का नाम क्या था? आधा गिलास पानी अभियान। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये है क्या? उन्होंने बताया कि इस अभियान का मूल मंत्र यह है कि जब आपको आधे गिलास की प्यास हो तो आप पूरा गिलास पानी क्यों मंगाएं? आधा गिलास चाहिए तो आधा गिलास ही मंगाएं, उतना ही आप पानी पिए जितनी आपको प्यास है, जल को व्यर्थ न करें। ये एक सामाजिक जागरूकता अभियान भीलवाड़ा के कलेक्टर श्रीमान राजेंद्र भट्ट ने चलाया। तो देखिए, आधा गिलास पानी अभियान का संबंध पहले तो है भीलवाड़ा से। दूसरी चीज, अगर व्यक्ति का नाम पूछे तो भीलवाड़ा के अभी वर्तमान के कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने आधा गिलास पानी अभियान की शुरुआत की। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जयंती लाल ननोमा का निधन हो गया। उनका एक एक्सीडेंट में दुखद निधन हो गया। बहुत ही दुखद बात है ये। तो उनका जो खेल है वो कौन सा खेल था? कौन से खेल से श्रीमान जयंती लाल ननोमा संबंधित थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है जयंती लाल ननोमा का संबंध तीरंदाजी से था। जयंती लाल जो ननोमा है वो तीरंदाज थे, जो कि राजस्थान के, अच्छा ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जयंती लाल ननोमा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो वो राजस्थान के आदिवासी जिले डूंगरपुर से है। खेल की बात की जाए तो वो तीरंदाजी थे, मतलब तीरंदाज थे, तीरंदाजी खेल से संबंधित थे। तो ये क्वेश्चन के बारे में था। प्रश्न संख्या 12, राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल ने अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश निठालवाल, काफी लंबे टाइम से आप नाम सुनते आ रहे हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो राजस्थान स्पोर्ट काउंसिल ने अपूर्वी चंदेला तथा ओम प्रकाश निठालवाल का नाम खेल पुरस्कार के लिए भेजा है भारत सरकार को। और राजस्थान में अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश निठालवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर आपको देना है। तो देखिए, ओम प्रकाश निठारवाल और अपूर्वी चंदेला, आप देख सकते हो फोटो में, उनका संबंध निशानेबाजी से है। वो कौन से खेल से संबंधित है? वो निशानेबाजी से संबंधित है। राजस्थान स्पोर्ट काउंसिल ने सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए, जो कि भारत में किसी भी खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, उनके लिए इनका नाम सजेस्ट किया है। किसने? राजस्थान स्पोर्ट काउंसिल ने। राजस्थान स्पोर्ट काउंसिल का जो मुख्यालय है वो है जयपुर में। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी कर्नल रवि राठौड़ का संबंध किस खेल से है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो देखिए, लगातार 3-4 क्वेश्चन है और ये बात सही भी है, हमें ध्यान देना होगा। जो खेल से संबंधित प्रश्न है, पुरस्कार है या संबंधित खेल है, तो इनके बारे में क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। पिछली कई प्रतियोगी परीक्षाओं में 1-2 क्वेश्चन जरूर करंट अफेयर्स के माध्यम से पूछा जा रहा है। तो प्रसिद्ध खिलाड़ी कर्नल रवि राठौड़ का जो खेल है वो कौन सा है, उनका संबंध? तो कर्नल रवि राठौड़ का संबंध है पोलो खेल से। पोलो खेल से संबंधित है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ राष्ट्रपति के द्वारा। कई बार क्या होता है, संबंधित जो खिलाड़ी होता है उसका जो जन्म स्थान है वो राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो श्रीमान कर्नल रवि राठौड़ का संबंध राजस्थान के नागौर जिले से है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, राजस्थान के नागौर जिले से ये संबंधित है श्रीमान कर्नल रवि राठौड़। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में टॉप टूरिज्म शहरों की लिस्ट में देश का एकमात्र शहर शामिल हुआ, वह शहर कौन सा था?
तो देखिए आपको एक फोटो दिखाते हैं, इस फोटो के माध्यम से राजस्थान के समस्त विद्यार्थी समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है राजस्थान का जोधपुर, जिसने विश्व में टॉप टूरिस्ट जो शहरों की लिस्ट है उसमें राजस्थान का ही नहीं पूरी भारत का एकमात्र शहर शामिल है। अब ये जो टॉप टूरिस्ट शहरों की लिस्ट है वो प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अखबार है, उसने ये लिस्ट जारी की। तो देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स की टॉप टूरिस्ट प्लेस की लिस्ट में जोधपुर को पूरी दुनिया में कौन सा स्थान मिला है? पूरी दुनिया में मिला है 15वां, भारत में मिला है फर्स्ट। तो जाहिर सी बात है राजस्थान में तो हो ही गया। तो 15वीं रैंक मिली जोधपुर को। भारत का इकलौता शहर है जो न्यूयॉर्क टाइम्स की विश्व की प्रतिष्ठित अखबारों की सूची में शामिल हुआ, उसने जगह बनाई। अब इसके होगा क्या? ये जो लिस्ट आई है इस लिस्ट से होगा क्या? एक तो यहाँ पे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी राजस्थान में, राजस्थान के जोधपुर में पर्टिकुलरली पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इंटरनेशनल मीडिया में इस स्तर पर आने से यहाँ पर जो डेस्टिनेशन वेडिंग है, बहुत से लोग होते हैं विदेशों के लोग होते हैं या फिर जो राजस्थान से संबंधित नहीं है, आपने देखा होगा प्रियंका चोपड़ा और जो निक जॉन्स है उनकी शादी भी जोधपुर में हुई थी। तो इस तरह से क्या होगा, कई प्रकार की जो डेस्टिनेशन वेडिंग है ये लोग यहाँ पे आएंगे, आके यहाँ पे शादी करेंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो इस तरह की कई गतिविधियां यहाँ पे शुरू होगी। तो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि विश्व में टॉप टूरिस्ट शहरों में राजस्थान का नहीं बल्कि भारत का एकमात्र शहर शामिल है, शहर का नाम है जोधपुर। 15 प्रश्न है, राजस्थान में कृषि क्षेत्र में सुविधा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप स्टार लगा सकते हैं। तो राजस्थान में कृषि क्षेत्र सुविधा के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया उस पोर्टल का नाम था राज किसान साथी पोर्टल। अब इस पोर्टल के बारे में जानकारी यह है कि राजस्थान के कृषि मंत्री श्रीमान लालचंद कटारिया ने ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग, आपने देखा होगा केंद्र सरकार की योजना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें क्या होगा, बिजनेस करने के लिए यहाँ पे आवश्यक नियम होते हैं उनको बहुत ही लिबरल, उनमें बहुत ही शिथिलता लाई जाएगी। इसी प्रकार से ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग राजस्थान के कृषि मंत्री ने राजस्थान के किसानों के लिए राज किसान साथी पोर्टल विकसित किया। इस पोर्टल की खास बात यह है कि किसानों को सभी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर ऑनलाइन मिल सकेगा। इस प्रश्न का जो मुख्य उद्देश्य यह है कि आपसे पूछ लिया जाए कि राज किसान साथी पोर्टल है, उस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि राजस्थान के किसानों को सभी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर ऑनलाइन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ऑनलाइन मिल सकेगा। किसानों को कृषि व इससे संबंधित विभाग की योजनाओं की सब्सिडी के आवेदन और खेती के बारे में जानकारी एक ही स्थान पर ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी। साथ में इस पोर्टल को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के सहयोग से विकसित किया गया है, ये जानकारी भी आपको याद रखनी है। तो पोर्टल का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज किसान साथी पोर्टल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज की इस वीडियो में मैंने बात की राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं जो कि आने वाली, अभी देखा आपने न्यूज में देखा, राजस्थान के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि किस प्रकार से राजस्थान की जो पुलिस की भर्ती है वो जुलाई माह में आयोजित करवाने की तैयारियां चल रही है। उसके चलते हमने भी आपके लिए राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं की सीरीज लेके आए हैं जो आपको निरंतर रूप से प्रोवाइड करवाएंगे। तो विजन आरएस यूट्यूब चैनल के माध्यम से न केवल आपको करंट अफेयर्स बल्कि सामान्य अध्ययन की भी आपको तैयारी करवाई जाएगी, उसके वीडियो भी आपको दिए जाएंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है विजन आरएस यूट्यूब चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब करो, इससे क्या होगा, आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ में सभी प्रकार के करंट अफेयर्स वीडियोज की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के रूप में अवेलेबल आपको वहां पे मिल जाएंगी, है वहां पे, तो आप वो जाके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। सो थैंक्स फ्रेंड्स, गुड नाइट।